हेलो, मैं डॉक्टर श्वेता माथुर। आज आपसे बात करूंगी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। चाहे डिलीवरी वेजाइनल हो चाहे सिजेरियन, बच्चे को दूध पिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कैसे लैच करना है, क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर दूध एक्सप्रेस करना हो तो कैसे करें, और जो भी चैलेंजेस आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, उनके बारे में। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे को दूध पीना है अभी या नहीं। तो अगर शुरू से नोट करेंगी मदर्स तो देखेंगे कि बच्चा जब भी हंग्री होता है एक स्पेशल तरह की आवाज़ करता है, या अपने हाथ को मुंह में लेने लगता है, साइड में टर्न होकर ब्रेस्ट को ढूंढता है, या लिप्स को अपने लिक करने लगता है, टंग बाहर निकालता है। तो इस पे आप नोट करें। तो न्यूबॉर्न बेबी को तो 1 से 1.5-2 घंटे पे भी दूध पिलाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे का स्टमक की कैपेसिटी बहुत कम होती है और बहुत जल्दी भर जाता है उसका थोड़े से ही फीड से। तो ऐसे 2-2 घंटे पे तो पिलाना ही है। अगर आपका बच्चा जल्दी हंग्री हो रहा है तो आप न्यू बॉर्न बेबी को इससे जल्दी भी पिला सकते हैं। तो बेबी को ब्रेस्ट फीड के लिए पोजीशन पे लेने के बाद बेबी की टमी को मदर की टमी के पास में लाना है। दोनों बेबी की टमी मदर की टमी को फेस करेगी। बेबी का चिन मदर के ब्रेस्ट पे टच करेगा। बेबी का हेड थोड़ा सा पीछे जाएगा तो बेबी बड़ा मुंह खोल पाएगा। तो बेबी का मुंह खुलने पर निप्पल और उसके आसपास जो भी ब्लैक एरिया होता है, एरियोला जिसे कहते हैं, उसको भी बच्चे के मुंह के अंदर डालना है ताकि बच्चा अच्छे से लैच करे। तो लैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से बच्चा लैच ठीक से करेगा तो उसका चीक जो है वो फुल नजर आएगा, और बच्चा सक करेगा तो मदर को भी फील होगा प्रेशर की बच्चा फीड कर पा रहा है ठीक से। तो ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस डिस्कस करते हैं। एक होता है क्रैडल होल्ड, जिसमें हम बच्चे के हेड को आर्म एल्बो पे होल्ड करते हैं और बच्चे को जो बटक्स हैं उसको अपने पाम पे होल्ड करते हैं और सेम साइड के ब्रेस्ट से फीड करते हैं। तो दूसरा पोजीशन है क्रॉस क्रैडल होल्ड। इसमें बच्चे को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे और बच्चे का जो हेड है वो पाम पे आएगा और बच्चे का बटक्स हमारे एल्बो के आसपास आएगा, और इससे मतलब जिस साइड से ब्रेस्ट से पिला रहे हैं दूसरे हैंड से होल्ड होगा। तो ये हुआ क्रॉस क्रैडल पोजीशन। तीसरा पोजीशन है कि रग्बी होल्ड या फुटबॉल होल्ड। इसमें बच्चे की बॉडी को मदर की बॉडी के पीछे पोजीशन कर देते हैं। तो ये सिजेरियन के लिए या ट्विंस हैं तो दोनों साइड से आराम से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि बच्चे को नीचे से सपोर्ट करना पड़ेगा, पिलो से या किसी यू शेप के कुशन से सपोर्ट करके इजीली फीड करा सकते हैं। बच्चे की बॉडी पेट पे नहीं आती तो सिजेरियन के बाद ही मदर्स काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं। फिर है साइड लाइन पोजिशन की लेट के दूध पिलाना। तो लेट के दूध पिलाने से ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के कान में दूध चला जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फीड मदर करा सकती है अंडर सुपरविजन की, भाई नींद ना आ जाए उसको, और उसके बाद बच्चे को बर्प कराना है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे कई बार हवा को पेट में ले लेते हैं और वो अपने आप उस हवा को रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो इससे उनको दूध को एस्पिरेट करने का भी रिस्क रहता है। तो हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बच्चे को बर्प कराना बहुत ज़रूरी है। तो बर्प कराने के लिए क्या करना है कि बच्चे को अपने कंधे पे लेना है और जेंटली उसकी अपर बैक पे टैप करना है या जेंटली उसको मसाज करना है। तो इससे आप सुनेंगे तो बच्चा की बर्प करने की आवाज़ भी आपको आएगी। अगर बच्चे को बर्प करने की आवाज़ नहीं भी आ रही है तो भी 10-15 मिनट बच्चे को कम से कम अपराइट रखिए, कि बच्चे को तुरंत लेटाइए नहीं, ताकि दूध पीछे सांस की नली में ना चला जाए। तो कई बार बच्चे गैस निकालते हैं, कभी कभी थोड़ा सा दूध भी बाहर आ जाता है, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस बच्चे को बर्प कराना है। इसको आप बच्चे को गोद में बिठा के भी जेंटली एब्डोमेन पे प्यार से मसाज करके या लैप पे हल्का सा रिक्लाइन करके भी आप बच्चे को बर्प करा सकते हैं। तो बर्प कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों को ज़्यादा बर्प कराना पड़ता है, तो कुछ बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन कराना सबको है। कई बार बहुत प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं या सक नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, या बच्चा नर्सरी में होता है, तो मदर को दूध को एक्सप्रेस करके उसको मिल्क को स्पून से या पैलेडे से देने की ज़रूरत पड़ती है। तो दूध को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक बार मदर एक लॉन्ग स्ट्रोक में ब्रेस्ट को पीछे से आर्मपिट से लेकर आगे तक स्ट्रोक करेगी और फिर सी होल्ड में होल्ड करेगी निपल्स के 3 सेंटीमीटर्स बाहर,
और फिर फिंगर्स को और थंब को जेंटली प्रेस करेगी इकट्ठा, तो धीरे धीरे मिल्क विल स्टार्ट टू फ्लो। इसको किसी कटोरी में कलेक्ट कर सकते हैं और फीडिंग के लिए दे सकते हैं। कई बार ब्रेस्ट पंप भी यूज़ किए जाते हैं, जो कि या तो मैनुअल हो सकते हैं या इलेक्ट्रिक होते हैं। तो उसमें कलेक्ट होता है मिल्क बॉटल में, तो ज़रूरी नहीं है इसका मतलब कि दूध को बॉटल से ही पिलाना है। बॉटल को हम जितना अवॉइड करें उतना बेटर है, क्योंकि बॉटल का निपल और मदर का निपल का फंक्शन अलग होता है और बच्चे को निपल कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर ब्रेस्ट पंप की हेल्प से बॉटल में दूध कलेक्ट हो रहा है तो भी उसको चम्मच से या फीडिंग पैलेट से दे सकते हैं, ताकि बच्चा बाद में ब्रेस्ट पे ही सक करे। अगर बच्चा ठीक से लैच नहीं कर रहा है तो भी हर बार फीड करने से पहले बच्चे को एक बार ब्रेस्ट पे लगाना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करने के बाद कितना स्टोर कर सकते हैं और कैसे फीड कराना है? तो क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के बैंक्स भी होते हैं उन प्रीटर्म बच्चों के लिए जिनकी मदर्स दूध नहीं प्रोड्यूस कर पाती हैं, या जो बच्चे नर्सरी में हैं और मदर्स पास में नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क बैंक में तो -18 डिग्रीज पे दूध को 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन डे टू डे प्रैक्टिस में इतना स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मदर्स वर्किंग हैं और उनका ब्रेस्ट एंगॉर्ज हो जाता है और वैसे भी ब्रेस्ट मिल्क को अगर एम्प्टी नहीं करेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क आगे बनना कम हो जाता है। इसलिए वर्किंग मदर्स को ब्रेस्ट पंप को कैरी करना चाहिए अपने ऑफिस में और ब्रेस्ट मिल्क को निकाल के स्टोर कर लेना चाहिए फ्रिज के अंदर। तो इस तरह से सेम डे तो वो यूज़ कर ही सकते हैं, बस उसको रीहीट करने के लिए डायरेक्टली हीट नहीं करना है। किसी बड़े बर्तन में हॉट वाटर के अंदर बॉटल को डायरेक्टली रख सकते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद उस दूध को चम्मच से या फीडिंग पैलेट से मदर फीड करा सकती है और नेक्स्ट टाइम अपना डायरेक्टली लैच करा सकती है। स्टोर्ड ब्रेस्ट मिल्क को आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल फ्रिज में अप टू 8 डेज भी रख सकते हैं, बट इतना ना रखिए, सेम डे या नेक्स्ट डे तक ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या आप सोच रहे हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्या ये इतना ज़रूरी है? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी। बच्चे के लिए ये दूध टेलर मेड होता है कि हर महीने के हिसाब से न्यूबॉर्न बेबी का तो फर्स्ट 4 डेज जो आता है उसको हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, और ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो हर महीने के हिसाब से बच्चे की डिमांड्स के हिसाब से ब्रेस्ट मिल्क का स्वभाव बदलता रहता है और इसके अंदर वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बच्चे को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने की इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, हेल्दी बैक्टीरिया जो मदर ब्रेस्ट से बच्चे को मिलते हैं, उसके गट में कोलोनाइजेशन होता है बैक्टीरिया का, तो ये सब बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए हमेशा रेडी है। आप कहीं भी बच्चे को लेके ट्रैवल कर सकते हैं। रात को भी आपको बॉटल्स को धोना नहीं है, स्टरलाइज नहीं करना, कुछ पानी गर्म ठंडा नहीं करना। आप आराम से बच्चे को रेडिली अपना ब्रेस्ट मिल्क ऑफर कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी ट्रैवल करें या रात हो या व्हाटएवर टाइम इट इज़। कोई डिपेंडेंसी नहीं है और ये बच्चे के लिए अमृत है। मदर्स को क्या क्या फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग से? बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि इससे मदर और बेबी की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इससे एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि यूट्रस को कंट्रैक्ट कराता है और उसको अपने नॉर्मल शेप में जाने में हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मदर्स कंसर्न रहती हैं कि मैम हमारा वेट लॉस कैसे होगा? तो ब्रेस्ट फीडिंग तो नेचुरल तरीका है वेट लॉस का, कि खाना खा रहे हैं आप और वेट बढ़ रहा है बच्चे का। कितनी बढ़िया सिचुएशन है। और ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बहुत चीपर है कंपेयर टू फॉर्मूला मिल्क को खरीदने में, उसको प्रॉपरली बॉटल्स को सैनिटाइज करना, उनको बॉईल करना, इस सब से ब्रेस्ट फीडिंग बहुत चीपर भी है। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई लेडी 1.5 साल तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उससे उसके ब्रेस्ट कैंसर होने तक का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये बेनिफिट तो आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल रहा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत प्रमोट करना चाहिए। इसका इनिशिएशन भी विद इन डिलीवरी फर्स्ट आवर के अंदर होना चाहिए। बच्चा डिलीवरी के बाद फर्स्ट आवर तक बहुत अलर्ट होता है, तो उस समय हमें यूज़ करना चाहिए। चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होने वाले कुछ कॉमन चैलेंजेस के बारे में।
पहला है सोर निपल्स, कि निपल पे कट लग जाता है, निपल्स पे पेन होता है। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि लैचिंग ठीक से नहीं हो रही है मदर की और बेबी की। तो इसको आप लैचिंग को करेक्ट करना है आपको। दूसरा कॉमन कंसर्न है मदर्स का कि हमारा ना दूध कम है, बच्चे का पेट नहीं भरता है, बच्चा रोता है, तो हम ऊपर से फीड करा देते हैं। तो ये तो एक चक्रव्यूह है कि आपने ऊपर से पिला दिया, तो आपने एक टाइम ब्रेस्ट से अपने नहीं पिलाया तो ब्रेन में मैसेज गया कि कोई दूध नहीं पी रहा है, तो अगला दूध कम बनेगा। जब दूध कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली फिर आपका बच्चा रोएगा, तो आपको ऊपर से दूध पिलाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर का दूध पिलाने लगेंगे, आपका दूध ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। तो अपने बॉडी में आप कॉन्फिडेंस रखिए, ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। भगवान खुद अपने आप इसको मेंटेन करता है। आपको बार बार बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाना है। जब आप दूध पिला रहे हैं तो ऑटो उस समय भी दूध बनता चला जाता है। एक बार एक ब्रेस्ट से, एक बार दूसरे ब्रेस्ट से आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराइए। तीसरा कंसर्न है कि कई बार ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, कि बुखार जैसा भी लग सकता है। तो अगर आप देर तक दूध नहीं पिलाएंगे और दूध ब्रेस्ट में रुका रहेगा, तो ऐसे इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है। इस कंडीशन में भी आपको दूध पिलाना रोकना नहीं है। मदर को अगर थोड़ा बहुत जुकाम भी है तो भी मास्क लगा के बच्चे को फीड। कई बार लैचिंग भी करेक्ट होती है, मिल्क बन भी रहा होता है, लेकिन फिर भी बच्चा सक नहीं कर पाता। तो कभी कभी एक कंडीशन होती है, हम कहते हैं टंग टाई। उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो जीभ होती है वो तालू से थोड़ी एक अटैचमेंट से चिपकी रहती है, तो बच्चे का टंग पूरी तरह से बाहर नहीं आता, बच्चा ठीक से सक नहीं कर पाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपके पीडियाट्रिशियन को चेक करेंगे, और जनरली इसको डेंटिस्ट करेक्ट कर देते हैं एक छोटी सी सर्जरी से। तो ये काफ़ी रेयर है, लेकिन इतना भी रेयर नहीं है। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चा ठीक से सक नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से इसको ज़रूर डिस्कस करें। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप किस किस को कांटेक्ट कर सकते हैं। एक तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करेंगे, आपके पीडियाट्रिशियन आपको जब आप हॉस्पिटल में हैं आपको हेल्प करेंगे, फिर आपके घर में आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मदर्स, भाभी, चाची, ये सब लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा लैक्टेशन काउंसलर्स भी होते हैं जो कि आपको लैक्टेशन डिफ़िकल्टी से निकलने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज पे, सोशल मीडिया पे भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ग्लोबल हेल्थ मीडिया की, आप देख सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान महिलाओं के मन में आने वाले कुछ कॉमन क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला तो ये, क्या हम कुछ दवाई ले सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान? तो जी हाँ, जैसे प्रेगनेंसी में ले सकते हैं वैसे ब्रेस्ट फीडिंग में भी ले सकते हैं। बस अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको इन्फॉर्म करके कि आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं। दूसरा कॉमन क्वेश्चन, कि क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं ब्रेस्ट फीड कराते समय? जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप दूध पिलाते रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। डिलीवरी के बाद 1.5 महीने तक हम मना करते हैं, क्योंकि यूट्रस इन्वॉल्यूट कर रहा होता है, तब तक आप इंटरकोर्स ना करें। 1.5 महीने के बाद अगर आप इंटरकोर्स प्लान कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस के बारे में। तीसरा सवाल, क्या हम अल्कोहल पी सकते हैं? तो हम किसी भी अल्कोहल के लिए ये नहीं कहेंगे कि ये सेफ है, तो आप जितना हो सके प्लीज अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चौथा सवाल, कि हमको कब तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए? तो ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। 6 महीने से 1 साल तक बच्चे की आधी एनर्जी रिक्वायरमेंट ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है, और फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर के बीच में बच्चे की 1/3 रिक्वायरमेंट एनर्जी की ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है। तो 2 साल तक आप हो सके तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। इसके आगे ब्रेस्ट फीड कराने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो कि प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। कुछ सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए, और हमारे चैनल सृजन क्लिनिक को आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।